हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक लाए हैं। आज हम बंगाल के बारे में बतलाने वाले हैं। संपूर्ण बंगाल की पूरी डिटेल वीडियो है। आपको इसके बाद कभी भी कोई भी वीडियो देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो ये बंगाल के बारे में बतलाने वाले हैं। आज का अगर टॉपिक की बात करें क्या क्या टॉपिक है, तो टॉपिक है बंगाल के बारे में हम बतलाएंगे। और बंगाल के बाद पलासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, द्वैत शासन, कालकोठी हटना इत्यादि सब जो बतलाएंगे। तो इससे मान कि कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे थे, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक आई होप कि आप सब बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं बंगाल के बारे में। और बात किया जाए बंगाल के बारे में, बात किया जाए तो आज हम बंगाल के बारे में बात करने वाले हैं। और पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध, तो बंगाल के बारे में। तो बंगाल की बात किया जाए तो बंगाल के संस्थापक कौन थे? संस्थापक मुर्शीद कुली खां। बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शीद कुली खां। ठीक है। और बंगाल के यहाँ जो स्थापना की है, बंगाल के प्रथम शासक कौन थे? ये बंगाल माने मद्रास ये सब टूट करके आया था, तो पहला बंगाल के शासक कौन बने थे? मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाए। कहाँ बनाए? तो ये जो है मुर्शीद कुली खां ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाए। ठीक है। बंगाल के यह संस्थापक है या प्रथम शासक कौन है? मुर्शीद कुली खां ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाए और यह बंगाल पर शासन किया। ठीक है। बंगाल के मान की प्रथम शासक थे, ये विशेष कुछ काम किए नहीं है, तो इनको मान की जाना नहीं है। इसके बाद बंगाल के मान की शासक बनता है, बंगाल के शासक सुजाउद्दीन। ठीक है। ये बंगाल के अगला शासक बनता है कौन? सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन ये दूसरा शासक, इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद ये रहता है। और तीसरा माने कि शासक बंगाल के खवाते चला है। बंगाल के तीसरा शासक सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां को बनाया जाता है। अलीवर्दी खां। ठीक है। तो सुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बनता है। सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां को बंगाल का शासक बनाया जाता है। और अलीवर्दी खां की बात किया जाए तो यह अलीवर्दी खां का मृत्यु 1739 में हो जाता है। 1739 में हो जाता है। इसके बाद ये मृत्यु हो जाता है। इसके बाद मृत्यु होने के बाद इसका कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए अलीवर्दी खां ने अपने नाती को यहाँ का राजा बनाया। और नाती था सुजाउदौला। ठीक है। अलीवर्दी खां के नाती था सुजाउदौला, और वो अपना अलीवर्दी खां अपना नाती को मानी कि ये मर गया। उसके बाद इसका मानी कि शासन कौन किया? अलीवर्दी खां के बाद सुजाउदौला। ठीक है। सुजाउदौला माने कि बंगाल के योग शासक में से एक था। सुजाउदौला बंगाल में बहुत अच्छा से शासन किया। सुजाउदौला के बाद जब सुजाउदौला बंगाल में शासन किया तो सब सही चला था। जो बंगाल, जैसे कि आप सब जानते हैं, बंगाल जो है ये जो अभी पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये भी जो बांग्लादेश है, उस समय बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और असम भी इसी में आता है। बांग्लादेश, ये बिहार है, और ये झारखंड, और ये उड़ीसा, ये सब जो आता था, इतना हिस्सा बंगाल में ही आता था, इतना हिस्सा। ठीक है। तो बंगाल के शासक थे ये सुजाउदौला बंगाल के शासक थे। बंगाल इनके मान की नाना जो थे, अलीवर्दी खां की मृत्यु 1739 के बाद ये सुजाउदौला बंगाल के शासक बन गए। उसके बाद सुजाउदौला बंगाल में शासन किया। उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, जो ये बंगाल है,
चलिए जी, ये जो बंगाल है, इस बंगाल में मैंने कि क्या किया, बंगाल में अंग्रेज यहाँ पर फोर्ट विलियम शहर बनाया। क्या बनाया? फोर्ट विलियम शहर, फोर्ट विलियम शहर, ठीक है। फोर्ट विलियम का किला बनाया। तो यह फोर्ट विलियम का किला अंग्रेज ने कोलकाता में बनाया। कहाँ फोर्ट विलियम का किला है? कोलकाता, ठीक है। फोर्ट विलियम का किला जो है यह मानिए अंग्रेजों ने कोलकाता में बनाया। यहाँ पर फोर्ट विलियम का किला जब बनाया तो सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला इसका विरोध जताया जो आप व्यापारी है, व्यापार करने आए हैं, लेकिन आपको किला नहीं बनाना चाहिए। और यह किला के क्या करता है, विरोध जताता है। उसके बाद ये विशेष कुछ करता नहीं है, लेकिन बाद में जब सिराजुद्दौला को खबर पहुंचता है जो अंग्रेज क्या बना रहा है, इस फोर्ट विलियम किला के अंदर बम बारूद तोप रख रहा है, किला माने ऊपर तोप उबरा करके अब बना रहा है। इसके लिए क्या करता है सिराजुद्दौला इस किला को चारों बगल से घेर लेता है, यानी किलाबंदी कर देता है, ठीक है। जब यह किला को चारों बगल से घेर लेता है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में जब किला को घेर लेता है, तो इस किला को घेरने के बाद इस किला में फोर्ट विलियम शहर में जो किला है, इस फोर्ट विलियम किला में मैंने 146 गो अंग्रेज थे। कितना थे? 146 अंग्रेज। 146 अंग्रेज में से इस फोर्ट विलियम किला में अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज 146 थे, ठीक है। और इनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, ठीक है। फोर्ट विलियम देखिए सिराजुद्दौला क्या की है, फोर्ट विलियम जो किला है, फोर्ट विलियम किला में इनको खबर पहुंचा जो अंग्रेज क्या कर रहा है, किला में चारों बगल से तो माने कि बिछा रहा है। इसलिए क्या कर दिया, किला में वह माने बोले जब हम चेक करेंगे किला, जब चेक नहीं करने दिया जाता तो किला को चारों बगल से सिराजुद्दौला घेर लेते हैं। और सिराजुद्दौला जब किला को घेर लेते हैं, उसके बाद किला को चारों बगल से घेर करके, और यहाँ पर 146 अंग्रेज था, 146 अंग्रेज, ठीक है। इस 146 अंग्रेज को एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, काल कोठरी में बंद कर देते हैं, ठीक है। काल कोठरी में बंद कर देते हैं, इसी को नाम है ब्लैक होल, ठीक है। इस काल कोठरी में मैंने कि यहाँ पर जाकर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस काल कोठरी में गर्मी के सीजन होने के कारण मैंने 18 बाई सुनिए, ये 18 गुने 14 या 12 के क्या था, कमरा था। केवल 18 गुणे 14 के कमरा था, और उसको क्या किए, उसमें 146 को अंग्रेज को मैंने कि डाल दिए। और जब अंग्रेज नहीं हट रहा था, उसको कोच कर उसमें डाल दिए। और जब उससे भी नहीं हटा तो मैंने जो 18 बाई 14 के जो कैमरा था, उसको खिड़की से अंदर डाल दिया गया, ठीक है। और ये 18 बाई 14 के कमरा में काल कोठरी में 146 लोग को मैंने कि क्या कर दिया, रख दिया। इस 146 को अंग्रेज में से 123 अंग्रेज सुबेरे होते होते मर गए। अब केवल और केवल 23 ही अंग्रेज बचे। 146 में से कितना अंग्रेज बचे? केवल और केवल 23 अंग्रेज बचे। इस ब्लैक होल की, इसी को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। और यह घटना को इसी 146 व्यक्ति में से एक व्यक्ति थे हॉर्नवेल, ठीक है। ये हॉर्नवेल नामक जो व्यक्ति थे, यह हॉर्नवेल नामक व्यक्ति बतलाते हैं इस घटना को। जब यह 146 व्यक्ति में से 123 व्यक्ति को मृत्यु हो जाता है और केवल 23 व्यक्ति बचता है, तो इस 23 व्यक्ति में एक व्यक्ति हॉर्नवेल भी शामिल होते हैं। और यह हॉर्नवेल अंग्रेज मैंने सुबेरे होकर के, और जब खोला जाता है तो केवल 23 व्यक्ति बचते हैं। इस 23 व्यक्ति में से माने कि अंग्रेजों के लिए मद्रास के एरिया से सेना आ जाती है बचाने, और वह बचा लेती है। और यह 123 व्यक्ति को जब अंग्रेज वहाँ भेजा जाता है तो इंग्लैंड में यह बतलाता है, जैसे एक सिराजुद्दौला नामक क्या है, शासक है, जिसने 18 बाई 14 के कमरा में 146 आदमी को कोच के भर दिया था, और उसमें 123 आदमी सुबह होते होते मर गए। केवल और केवल 23 आदमी ही बचे थे। इस 23 आदमी में हम थे। तो इस बात को कोई विश्वास नहीं कर रहा था जी, क्या ये हॉर्नवेल सही बात बोल रहा है, तो विश्वास नहीं करा था। तो हॉर्नवेल बतलाया, देखिए हमको बचने का रीजन यह है कि हमको अंतिम में डाला गया था, और हमको अंतिम में डाला गया, खिड़की के ऊपर से फेंक दिया गया होगा, जबरदस्ती कोच दिया गया होगा हॉर्नवेल को, तो ये ऊपर से रहा, आदमी के नीचे नहीं पड़ा, जिसके कारण ये मान कि बच गया। ये बात है। तो आदमी मान लिया, अच्छा ये इतिहास हॉर्नवेल क्या है, इतिहासकार
हॉर्नवेल है इतिहासकार, तो हो सकता है सही बोल रहा होगा, ठीक है। तो हॉर्नवेल की यह मानी कुछ इतिहासकार नहीं मानता है, कुछ मानी कि मानता है ये इतिहासकार जो हॉर्नवेल ये बोल रहा है जो सही है। इसी को कहा जाता है हॉर्नवेल की घटना। अगर आपको बोल दे हॉर्नवेल की घटना क्या है तो उसको क्या लिख लीजिएगा, हॉर्नवेल की घटना 1956 में होती है, सॉरी 1756 में होती है। यह हॉर्नवेल की घटना कहा गया, सॉरी काली कोठी की जो घटना है, काली कोठी की घटना, यह घटना होती है 1756, ठीक है। हॉर्नवेल की घटना कब होती है, काली कोठी की घटना या ब्लैक होल की घटना 1756 में यह घटना होती है, जिसमें मैंने अगर लिखना है जो ब्लैक होल की घटना या काली कोठी की घटना, किससे आप क्या समझते हैं, इसका लिखना होगा ब्लैक होल की घटना या काली कोठी की घटना 1756 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने फोर्ट विलियम शहर बनाया कोलकाता में, और यह फोर्ट विलियम शहर में जब विरोध जताया सिराजुद्दौला, तो मैंने तो शुरू की विरोधी जताया, बाद में जा करके सिराजुद्दौला इस किला में उसको संदेश पहुंचा जे अंग्रेजों ने किला को चारों बगल से तोप से सजाया है, इसलिए किलाबंदी कर दिया सिराजुद्दौला। और जा करके किलाबंदी करने के बाद इसमें 146 व्यक्ति थे, 146 व्यक्ति में से 146 गो अंग्रेज थे, उसमें से सबको 18x14 के कमरा में बंद किया था, इसमें से 123 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। 123 व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद केवल 23 व्यक्ति बचे। इसी 23 व्यक्ति में एक इतिहासकार थे, वो इतिहासकार थे हॉर्नवेल। और हॉर्नवेल एक इतिहासकार थे जो बतलाए यह घटना को बारीकी से बतलाए अंग्रेज को, माने कि इंग्लैंड में जाकर के इस घटना को विश्वास तो माने कुछ आदमी नहीं करते, बोलते हैं हॉर्नवेल कुछ इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर बतला दिया है, लेकिन यह इस घटना के अन्य कोई व्यक्ति नहीं बतलाते हैं, जिस कारण इसी घटना को मान लिया जाता है। अब इसी घटना के बदला लेने के लिए, इसी के कारण बदला लेने के लिए अब अंग्रेज सब गुस्सा आ जाता है, और अंग्रेज बोलता है कि हमको अब सिराजुद्दौला, कहाँ है सिराजुद्दौला, इस सिराजुद्दौला को माने कि हमको बदला लेना है। और सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए माने कि अंग्रेज ने स्पेशल फोर्स भेजता है इंग्लैंड से, ठीक है। अब सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए लोगों का भीड़ आता है, ठीक है। सिराजुद्दौला से ब्लैक होल की घटना आप समझ गए होंगे। अब सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए कुछ लोगों का माने इंग्लैंड से व्यक्ति आता है, उसी में ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माने क्या करते हैं हम इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। काली कोठी की घटना हम जान गए, बंगाल के संस्थापक था मुर्शीद को लिखा, मुर्शीद को लिखा के बाद बना सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी लिखा के नाती बना, उसके बाद सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला 1739 के बाद राजा बन गया, क्योंकि उसके अलीवर्दी खा के कोई बेटा ने अपना संतान नहीं था, इसलिए वो नाती को बना दिया यहाँ का शासक। चलिए अब उसके बाद हमको ये बात जानना है, ये चलिए तो बंगाल में हम ये बात जान गए जो कैसे ब्लैक होल की घटना होती है या काली कोठी की घटना होती है। इस ब्लैक होल की घटना के बाद, ब्लैक होल की इस घटना के बाद मैंने अंग्रेजों गुस्सा गया और क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को खोजा और सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उस समय मैंने कि क्रूर शासक को खोजा जो सिराजुद्दौला को हैंडल कर सके, ठीक है। इसलिए इस एरिया में मद्रास प्रांत था, इस मद्रास प्रांत के जो शासक उस समय के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, और बंगाल का गवर्नर बन गया रॉबर्ट क्लाइव। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर को बंगाल में लाया गया, और यह बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यह रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, और अब क्या किया, बोले हम सिराजुद्दौला को नहीं छोड़ेंगे, और सिराजुद्दौला को मारने के लिए चल दिया गया, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर, यह बंगाल का
गवर्नर था, ठीक है। और यह सिराजुद्दौला क्या करता है, ये सिराजुद्दौला को मारने चला जाता है। और जब मैंने जब जाता है कलकत्ता में, तो सिराजुद्दौला, अगर बात करें सिराजुद्दौला के सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव में युद्ध हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। जिसे क्या कहते हैं, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में अगर विशेष जानकारी चाहिए, प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध क्या है, देखिए प्लासी के युद्ध स्टार्ट हुआ था 23 जून 1757, ठीक है। पलासी, अगर याद रखने का ठीक है, पलासी आया 100 से 57 आया, ठीक है। इन अधिकांश आदमी बक्सर के युद्ध, पलासी के युद्ध में माने कि क्या हो जाता है, कंफ्यूज रहता है। तो पलासी कब है, 57 है, ठीक है। तो 23 जून 1757 को पलासी नामक स्थान पर माने कि युद्ध हो जाता है। और यह पलासी नामक स्थान है कोलकाता के हुगली नदी के तट पर, यह पलासी नामक स्थान है, ठीक है। तो यह बंगाल के पलासी नामक स्थान पर हुगली नदी के तट पर यहाँ पर युद्ध हो जाता है। और यह पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, ठीक है। उस समय बंगाल के शासक सिराजुद्दौला, ये बंगाल के शासक थे। और रॉबर्ट क्लाइव क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजी शासक था, अंग्रेजी शासक, या अंग्रेज का सेनापति, अंग्रेज का सेनापति, या इसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1858 तक माने कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त किया जाता है और महारानी विक्टोरिया का यहाँ पर अधिकार होता है। तो 1857 तक जो रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, तो ये 1757 चला, 100 साल पीछे है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और यह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध, पलासी का युद्ध हो जाता है। बात किया जाए पलासी युद्ध क्या है, तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को माने कोलकाता के पलासी नामक स्थान पर होता है। उस समय बंगाल के शासक सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजी सेनापति या ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद मैंने पलासी के युद्ध स्टार्ट होता है। पलासी के युद्ध जब स्टार्ट होता है, तो पलासी के युद्ध में कोई माने कि विशेष साथ नहीं देता है सिराजुद्दौला को। रीजन क्या था, सिराजुद्दौला था माने कि ये नाती था अली वर्दी खां के, जिसके कारण इसकी जो बात किया जाए, यहाँ पर जो आंटी थी, सब चाची उची थे, वो सब पहले ही से दुश्मनी करती थी, ठीक है। घसीटी बेगम, जो ये इसकी सिराजुद्दौला की बात किया जाए, तो इसका दुश्मन के बारे में, तो इसका दुश्मन था इसकी चाची घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम। और इसका पड़ोसी भी बहुत माने कि इसका दुश्मन था, ठीक है, राजवल्लभाचार्य, ठीक है। तो ये जो है क्या बोलता है, सिराजुद्दौला का दुश्मन बहुत ज़्यादा इसके एरिया में था। उसके बाद इसका सेनापति, सिराजुद्दौला के सेनापति, वो भी माने कि इसके शासन से खुश नहीं था, ना इसके वित्त मंत्री खुश था, ठीक है, राय दुर्लभ। चलिए तो इसके बारे में बताते हैं। जो पलासी का जब युद्ध स्टार्ट होता है, तो इसमें मैंने उस समय अखंड भारत में सबसे ज़्यादा सेना सिराजुद्दौला के पास था, 30,000 सेना, ठीक है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पास 30,000 सेना से अधिक थी, 30,000 सेना थी, 30,000 सेना। और यह पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 5,000 सेना थी, केवल 5,000 सेना, और इसके पास 30,000 सेना, ठीक है। तो मैंने सोचा रॉबर्ट क्लाइव ऐसे कैसे पार पाएंगे, ऐसे इस तरह हार जाएंगे सिराजुद्दौला से, दिमाग आता है इसको मैंने कैसे मैंने कि इससे जीता जाए। तो कहानी नहीं है घर के वेदी लंका डाहे, तो ऐसा ही कहानी है। तो इसमें क्या किया, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को मिला लेता है। सिराजुद्दौला के सेनापति जो था मीर जाफर,
मीर जाफर, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव अपना में मिला लेता है। फिर सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री राय दुर्लभ को भी मिला लेता है। राय दुर्लभ सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री राय दुर्लभ को भी मिला लेता है। मानिक चंद को मिला लेता है। बहुत सारा व्यक्ति को क्या कर लेता है, इसके जो मैंने कि शासन के अंतर्गत कुछ ना कुछ पद पर थे जो इनसे नाखुश थे, सबको मिला लेता है। और क्या करता है, बीच प्लासी के युद्ध में जब आता है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को ये सेनापति जो था मीर जाफर कहता है महाराज हम अभी तक माने हम यहाँ नेतृत्व करेंगे, आप लौट जाइए। जब यह मीर जाफर सिराजुद्दौला लौटता है तो ये अपना बेटा से जाकर के इसका मीर जाफर के बेटा, ठीक है, जाकर के और हत्या कर देता है किसको, सिराजुद्दौला को, ठीक है। मीनर नाम के बेटा था, मीनर, ठीक है। सिराजुद्दौला के बेटा था, क्या कर देता है, हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला के बेटा क्या कर देता है, हत्या कर देता है। मीर जाफर के बेटा सिराजुद्दौला को हत्या कर देता है, ठीक है। सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटा। उसके बाद प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है और बंगाल का शासक अब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बन जाता है। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बन जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए सिराजुद्दौला को मारता कौन है, सिराजुद्दौला को मारता है मीर जाफर के बेटा। सिराजुद्दौला को मारता है मीनर, ठीक है। सिराजुद्दौला का बेटा मीनर जाकर क्या कर देता है, यह जाकर के मीर जाफर के बेटा, बार बोल रहे थे, मीर जाफर के बेटा सिराजुद्दौला को मार देता है। तो आपको प्लासी का युद्ध समझ में आया होगा, आई होप कि नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। अगर देखिए प्लासी के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, प्लासी का युद्ध क्या है, तो इसका मैंने कि क्या होगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर स्टार्ट किया गया था। यह प्लासी के युद्ध में बंगाल के सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला कर रहे थे और अंग्रेजी शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। उस समय सिराजुद्दौला के पास 30,000 से अधिक सेना थी, जिसका विरोध में रॉबर्ट क्लाइव ने केवल 5,000 की सेना नेतृत्व कर रही थी। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव छल कर देता है और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, वित्त मंत्री थे और अन्य व्यक्ति थे, उस सबको अपना में मिला लेता है। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को और वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला करके और अन्य इत्यादि पदाधिकारी को मिला करके और क्या कर देता है, और सिराजुद्दौला को मरवा देता है मीर जाफर के बेटा से। और उसके बाद प्लासी के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। मीर जाफर बंगाल का शासक या नवाब का बन जाता है, ठीक है। देखिए बंगाल में शासक को नवाब कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में शासक को नवाब कहा जाता है, जिसे दिल्ली में शासक को माने सुल्तान कहा जाता है, माने वैसा ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर तो नवाब कहा जाता है बंगाल में, ठीक है। हम सब जानते हैं जब कोलकाता में सबसे पहले वास्को डी गामा था, केरल के कोच्चि बंदरगाह पर, वहाँ पर केरल में राजा को जमोरी कहा जाता है। तो अन्य जगह पर राजा को अन्य कहा जाता है, रूस में सम्राट को जार कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर बंगाल में शासक का नवाब कहा जाता है। तो बंगाल का नवाब जो है, नवाब या शासक नवाब बन जाता है मीर जाफर, ठीक है। बंगाल का नवाब मीर जाफर बन जाता है। मीर जाफर के बनने के बाद, बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेज मान के क्या करता है, संतुष्ट हो जाता है कि अब हमारे कहना माने कि व्यक्ति मानेगा। और मीर जाफर को जब राजा बना दिया जाता है तो मीर जाफर माने कि हर एक बात मानता है, मीर जाफर हर एक बात मानता है रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का हर एक बात मानता है कौन, मीर जाफर। और मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव का बात मानता है। तो शुरू में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव से खूब माने धन मांगता है और यह शुरू में अधिक धन देता है, अधिक धन देता है। लेकिन बाद में यह जब धन समाप्त हो जाता है तो यह मीर जाफर धन देना नहीं चाहता है। धन समाप्त होने के बाद धन देना नहीं चाहता है, ठीक है।
जब यह धन देना नहीं चाहता है तो मीर जाफर को क्या कर दिया जाता है, मीर जाफर को बंगाल के शासक से हटा देता है। और सेम इसी के माने कि दामाद, मीर जाफर के दामाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम कौन था, मीर जाफर के दामाद। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने के बाद उसको लगता है जो अब हमारा परेशानी खत्म हो गया। लेकिन मीर कासिम योग्य व्यक्ति था, योग्य शासक था। मीर कासिम मैंने बहुत अच्छा काम करता है और देखता है जो हमको तो अंग्रेज से कैसे छुटकारा पाना है। इसके लिए यह सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जो था, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद जो मतलब है, इस मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले जाता है। मुंगेर बिहार में है। ठीक है, तो मुंगेर ले जाता है। ये अपनी राजधानी मीर कासिम कहाँ ले जाता है, मुंगेर में। ठीक है, एक काम करता है। दूसरा काम, मीर कासिम यहाँ पर जाकर के गोला बारूद का कारखाना खोल लेता है। गोला बारूद का कारखाना खोल देता है। ठीक है, मीर कासिम गोला बारूद का कारखाना खोल देता है। और एक और काम करता है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। मीर कासिम गोला बारूद के कारखाना खोलने के बाद दस्तक प्रणाली समाप्त कर देता है। तो ये दस्तक प्रणाली है क्या, चलिए। मीर कासिम का 3 काम है। पहली मुंगेर में राजधानी ले लेता है, राजधानी। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देता है, गोला बारूद का कारखाना खोल देता है। गोला बारूद का कारखाना खोल देता है कौन, मीर कासिम। उसके बाद एक और काम करता है, इधर लिख देते हैं। तीसरा काम करता है मीर कासिम जी, दस्तक प्रणाली समाप्त कर देता है। दस्तक प्रणाली समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, दस्तक प्रणाली को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो मीर कासिम के 3 गो काम याद रखना है। मीर कासिम को एक जो मुंगेर राजधानी ले जाता है, भाग जाता है राजधानी लेकर मुंगेर। देखिए ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस एरिया में ये पूरे बंगाल था। तो बंगाल में इस कोलकाता में अपनी राजधानी था। कोलकाता से राजधानी ले गया मुंगेर बिहार में पड़ता है, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में ले गया। यहाँ पर कोलकाता है, ये कोलकाता में राजधानी था। यहाँ से ले गया बिहार में मुंगेर में। ठीक है, बिहार में जब मुंगेर में ले गया अपनी राजधानी, उसके बाद क्या कर दिया, वहाँ पर गोला बारूद का कारखाना खोल दिया। ठीक है, गोला बारूद का कारखाना खोलने के बाद अंग्रेज देखा जी, मैंने गोला हम ही बनाए हैं, हमसे ही क्या कर रहा है। अब मुंगेर में दस्तक प्रणाली को समाप्त करता है। अब दस्तक प्रणाली के बारे में जानते हैं क्या है। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब इरेज करते हैं, क्या क्या है तो पहले बतलाते हैं बारीकी से। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। जो हम बतलाए बंगाल के बारे में और सिराजुद्दौला के बारे में, ये आपको संपूर्ण समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार केवल वीडियो को यानी कि दोबारा देखिएगा तो संपूर्ण याद हो जाएगा एक बार में ही। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध हम बतला दिए हैं। प्लासी के युद्ध के बारे में अब हम मीर कासिम के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अब हम मीर कासिम के बारे में जान लेते हैं। मीर कासिम के बारे में अगर बात किया जाए मीर कासिम के बारे में, तो हम बतलाए बंगाल के बारे में। बंगाल का शासक सबसे पहले मुर्शीद कुली था। मुर्शीद कुली खां। उसके बाद इम्पोर्टेंट में है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद इसी का सेनापति यहाँ का शासक बन जाता है। इम्पोर्टेंट ये है मीर जाफरा जो है यह मैंने कुछ गलती करने लगता है। या क्या गलती करता है मीर जाफर यह गलती करता है जब यह मैंने कि मरवा देता है इसको से अपना राजा को। उसके बाद यह शासक बन जाता है और एक दस्तक प्रणाली स्टार्ट करता है। दस्त या दस्तक, ठीक है, दस्त प्रणाली
यथास्थ प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। यथास्थ प्रणाली क्या है? तो यह एक ऐसा प्रणाली है, ये यथास्थ प्रणाली यह एक ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत अगर किसी को अधिकार मिल जाता था, मानी कि यथास्थ प्रणाली दे दिया जाता, मानी कि यथास्थ प्रणाली के अंतर्गत अगर किसी को दस्तक दे दिया जाता था, दस्तक दे दिया जाता था, तो वो माने कि वहाँ पर आसानी से व्यापार कर सकता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और सेम वैसा ही किया गया माने दस्तक प्रणाली के अंतर्गत या दस्तक प्रणाली के अंतर्गत जब माने दस्तक प्रणाली के अंतर्गत क्या किया गया, अंग्रेज क्या किया, मीर जाफर से दस्तक प्रणाली का अनुमति ले लेता है। दस्तक प्रणाली का अनुमति, ठीक है। दस्तक प्रणाली में क्या किया, अनुमति ले लिया, जिसके कारण क्या कर रहा था, अंग्रेज आसानी से बंगाल पर क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। और जिसके पास दस्तक प्रणाली नहीं रहता था वो क्या कर सकता था, उसको टैक्स दे करके व्यापार करना पड़ता था। तो दस्तक प्रणाली केवल अंग्रेज के पास ही थी, तो क्या करता था, दस्तक प्रणाली से व्यापार करता था। यह दस्तक प्रणाली जिसके पास रहता था वही मुक्त व्यापार कर सकता था, बिना टैक्स के व्यापार कर सकता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दस्तक प्रणाली का यानी कि नाजायज यूज करने लगता है अंग्रेज सब। नाजायज यूज क्या करता है, बोलता है कि जब हमको दस्तक प्रणाली के अंदर माने दस्तक प्रणाली दस्तक जो है वो हेरा गया, ठीक है, और दोबारा ले लेता था, और झूठों के बोलता था हेरा गया, फिर ले लेता था, उससे क्या कितना अंग्रेज के पास क्या हो गया, मैंने दस्तक मिल गया, जिसके कारण वो आसानी से क्या करने लगा, व्यापार करने लगा, ठीक है। तो दस्तक प्रणाली के बारे में आप समझे होंगे। तो दस्तक प्रणाली कौन दिया था, मीर जाफर, और यह दस्तक प्रणाली को समाप्त कर देता है मीर कासिम। मीर कासिम दस्तक प्रणाली को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दस्तक प्रणाली के बारे में। उसके बाद दस्तक प्रणाली के बाद जो आता है टॉपिक, दस्तक प्रणाली के बाद ये सबसे पहले दस्तक प्रणाली को लाता कौन है, याद रखिएगा, मीर जाफर। और दस्तक प्रणाली को समाप्त कौन करता है, तो यह दस्तक प्रणाली को समाप्त करता है मीर कासिम, ठीक है। दस्तक प्रणाली को समाप्त कर देता है मीर कासिम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए इसके बाद दस्तक प्रणाली को जब समाप्त कर दिया जाता है, इसके बाद अंग्रेज से टैक्स लेने लगता है, मीर कासिम। तो अंग्रेज क्या करता है, अब कहता है जी अब इसको मन के हटाना जरूरी है, और क्या करता है, मीर कासिम को राजगद्दी से हटा देता है। मीर कासिम को राजगद्दी से हटा देता है। मीर कासिम गुस्सा आ जाता है जी, मैंने हमको हटा दिया, हमको, अब क्या करेंगे हम, मीर कासिम कहता है अब हम मारेंगे। अब किसको क्या करेंगे, हम मारेंगे। और मीर कासिम जो मुंगेर में राजधानी ले गया था, और यह मुंगेर से क्या करता है, बिहार के मुंगेर में है मीर कासिम, मुंगेर से सोचता है जब मारने जाते हैं, देखता है जब अकेले कैसे मारेंगे, अकेले, अब हम राजा भी नहीं है तो अब अकेले कैसे मारे। इसके लिए यह उपाय लगा, इसको याद आया जो मेरा दोस्त है अवध में, कहाँ है, अवध उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो बिहार से चल गया उत्तर प्रदेश में, अवध में, ठीक है। और मीर कासिम कहाँ चल गया, मीर कासिम गया अवध, और अवध के शासक से दोस्ती था। अवध के शासक था सुजाऊ धौला, ठीक है, सुजाऊ धौला अवध के शासक था। सुजाऊ धौला से मानी कि इसको दोस्ती था, किसको, मीर कासिम को। तो जाता है सुजाऊ धौला से मानी कि भेंट करने, जो हमको साथ दिया जाए। तो क्या किया जाता है, सुजाऊ अवध में ही छिपा था दिल्ली सल्तनत के शासक शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अवध में कौन छिपा था, दिल्ली सल्तनत के शासक शाह आलम द्वितीय, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय, जो अवध में ही छुपा हुआ था, दिल्ली सल्तनत के शासक शाह आलम द्वितीय। और यह शाह आलम द्वितीय यह मुगल सल्तनत के शासक था, मुगल शासक था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय कौन था, तो यह मुगल शासक था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो आपको क्या करता है, मीर कासिम जाता है, सुजाऊ धौला अवध के जो शासक था सुजाऊ धौला, इसको बोलता है जो हमको मदद कीजिए, जो आपको भी कभी मदद करेंगे। तो कहता है ठीक है मदद करेंगे। इसलिए यह माने मीर कासिम बोलता है जब आप मदद कीजिएगा तो आपको मन की मंथली 11 लाख रुपया देंगे, मदद कीजिएगा तो, ठीक है। कितना बात करता है, 11 लाख रुपया दिया जाता है मंथली।
ठीक है। उसके बाद यह माने कि मीर कासिम को मदद करने चल जाता है। सुजाउद्दौला अवध के शासक था और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय भी कहता है जो हम भी चलेंगे। तो तीनों मिल करके दिल्ली के शासक ये, अवध के शासक ये और मीर कासिम ये जो शासक है, ये शासक, ठीक है, ये बंगाल के शासक, बंगाल के शासक तो हट ही गए थे, लेकिन बंगाल से लड़ रहे थे मीर कासिम। ये तीनों मिल करके एक सेना बनाता है और वह सेना का नाम रखता है त्रिगुटीय सेना। तिलगुटीय सेना, ठीक है। यह तिलगुटीय सेना का नेतृत्व शाह आलम करता है। इस तिलगुटीय सेना का नेतृत्व कौन करता है? दिल्ली के शासक जो मुगल सल्तनत के शासक था शाह आलम द्वितीय। ऐसे भी तीनों में सबसे बड़ा माने कि सल्तनत दिल्ली मुगल सल्तनत थी और मुगल सल्तनत के शासक शाह आलम द्वितीय था। लेकिन मुगल सल्तनत उस समय कमजोर हो रहा था क्योंकि उस समय मराठा शासक था, इसलिए मुगल सल्तनत कमजोर हो रहा था, इसलिए शाह आलम द्वितीय नेतृत्व कर रहा था। कौन? शाह आलम द्वितीय। तो आपको माने कि तब हो जाता है स्टार्ट क्या माने बक्सर का युद्ध। अगर बक्सर के युद्ध के बारे में बात किया जाए तो ये बक्सर का युद्ध माने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को स्टार्ट होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में स्टार्ट होता है। यह बक्सर में स्टार्ट होता है, बिहार के बक्सर में, ठीक है। बक्सर कहाँ है? बिहार में। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगर बात किया जाए जो बक्सर के युद्ध से आप क्या समझते हैं, बक्सर के युद्ध क्या है, इसके बारे में होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर में स्टार्ट होता है और यह बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से तिलगुटीय सेना का नेतृत्व मुगल सल्तनत के शासक शाह आलम द्वितीय दिल्ली से कर रहा था और अवध से सुजाउद्दौला लड़ रहा था, बंगाल से मीर कासिम लड़ रहा था। और यह तीनों मिल करके एक व्यक्ति के विरुद्ध में, ये तिलगुटीय सेना थी, यह तीनों मिल करके एक व्यक्ति जो अंग्रेजी शासक यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक था। और उस समय माने कि स्पेशल बुलाया गया था सबसे क्रूर शासक, उसको अंग्रेजी में जो लगा था वो हेक्टर मुनरो को। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक उस समय था हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो को बुला दिया जाता है। और यह हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता है, यानी कि अंग्रेजी सेना का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है। तो अगर बात की जाए बक्सर के युद्ध के बारे में लिखना क्या है, तो बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में होता है और यह अंग्रेज और भारतीय सेना के बीच होता है। और अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और भारत की तरफ से तिलगुटीय सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। भारत की तरफ से 3 सेना लड़ रही थी, 3 गो राज्य की सेना लड़ रही थी। बंगाल से मीर कासिम लड़ रहे थे, अवध से सुजाउद्दौला नेतृत्व कर रहे थे और दिल्ली से मैंने शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे। तीनों के पास करीब 60,000 से अधिक सेना थी। 60,000 सेना थी। कितना सेना थी? 60,000। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल 6 से 7 हजार सेना थी। 6 से 7 के सेना, ठीक है। और इनके पास 60,000 की विशाल सेना थी। और यह 60,000 की सेना जब बक्सर नामक जगह पर जाता है और ये लड़ने जाता है हेक्टर मुनरो की 6 से 7 हजार की सेना से, तब पर भी क्या हो जाता है, ये हेक्टर मुनरो दिमाग लगाता है कि क्या किया जाए। ये उस समय आधुनिक हथियार से लैस था। ये 6 से 7 हजार सेना के पास क्या थी? आधुनिक हथियार, ठीक है। क्या थी? आधुनिक हथियार। यह माने 6 से 7 हजार सेना जो थी, इसके पास क्या थी? आधुनिक हथियार। और आधुनिक हथियार से क्या कर, आधुनिक हथियार का मतलब क्या होता है? आधुनिक हथियार माने गोली, बंदूक, गोला बारूद, तोप इत्यादि था, ठीक है। आधुनिक हथियार थी। और तिलगुटीय सेना के पास, वही भारतीय सेना के पास पुरानी हथियार थी। पुरानी हथियार माने भारतीय सेना के पास था क्या? पुरानी हथियार माने भारतीय सेना के पास था तलवार, भाला इत्यादि, माने यही सब लेकर चल इत्यादि।
क्या होता था, तो भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे और क्या बोलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक हथियार होने के कारण यह दूर से निशाना बाज देता था, यानी तोप 1 किलोमीटर दूर से तोप छोड़ देता था और जा करके तोप लग जाता था। और बम बारूद को माने बम को क्या करता था, घिसता था और फेंकता था, जिसके कारण क्या कि दूर से निशाना बजा देता था। उसके बाद मैंने भारत की सेना को अगर मारना होता था तो बहुत नज़दीक से जाता था मारने, और नज़दीक से मारने के कारण मैंने कि वह मैंने आसानी से मृत्यु मैंने हो जाता था। ठीक है, तो ये है तिलगुरी सेना, और इसी के साथ हुआ था बक्सर का युद्ध। और आसानी से अंग्रेज क्या कर लेता है, इस बक्सर के युद्ध को, उसको लगता है जो बहुत मानी कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आसानी से क्या कर लेता है, बक्सर के युद्ध को जीत लेता है। तो आई होप कि आप सबको ये बक्सर के युद्ध समझ में आया होगा। बक्सर के युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बारे में आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं और इससे आगे बतलाते हैं। चलिए, चलो, तो अब क्या होता है, अब बक्सर के युद्ध समाप्त किया जाता है, और बक्सर के युद्ध आसानी से क्या कर लेता है, अंग्रेज जीत लेता है। अब अंग्रेज जीत लेता है तो अब होता है इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में और इसमें लिखना है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है। और यह इलाहाबाद की संधि में शामिल होता है, इलाहाबाद की 2 संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधि होती है, और इलाहाबाद की जो 2 संधि होती है, पहली संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव आता है संधि करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मानी कि सुजाउद्दौला से और ये क्या बोलता है, शाह आलम द्वितीय से संधि करना था, इसीलिए क्या किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव आता है इलाहाबाद की संधि करने, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, इलाहाबाद की जो पहली संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, और यह इलाहाबाद की संधि में फिक्स किया जाता है। शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव पूछता है, जो तुम बतलाओ कौन हिसाब से तुम युद्ध करने आया था, तुम हम क्या किए थे, कुछ किए थे तो कुछ बोलता है, ये बतलाता है शाह आलम द्वितीय, जो हमारा दोस्त रिलेशन था इसलिए हम क्या आ गए, इसको सहयोग करने आ गए। और रॉबर्ट क्लाइव मैंने और शाह आलम द्वितीय की भी जो इलाहाबाद की पहली संधि होती है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव बोलता है शाह आलम द्वितीय तुमको अब एक काम करना पड़ेगा, तो बोलता है शाह आलम द्वितीय जान बचाने के लिए जो हम आपको सब काम करने के लिए तैयार है, क्या करें, तो बतलाता है जो आपको देना पड़ेगा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी देना पड़ेगा। क्या बताया था, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी देना पड़ेगा। तो शाह आलम द्वितीय पागल हो जाता है, सोचता है जी बंगाल बिहार उड़ीसा तो मेरा है ही नहीं, हम कैसे दे सकते हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव बताता है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक साइन कर देना है जिसमें लिखा मैंने कि रहेगा कि बंगाल बिहार और दीवानी अब अंग्रेज ले लेगा। शाह आलम द्वितीय कहता है जो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइए हमारा है ही नहीं है, ये बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कौन दे सकता था, मीर कासिम दे सकता था ना, मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम ये शासक था। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी पर रॉबर्ट क्लाइव क्या करवा लेता है, शाह आलम द्वितीय से हस्ताक्षर करवा लेता है। अब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसको हो जाती है, रॉबर्ट क्लाइव की। इसके बदले में यानी कि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख का वार्षिक माने कि रुपया देने का वादा करता है, 26 लाख का वार्षिक वेतन रुपया देने का वादा करता है रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम द्वितीय कहता है और तो हमको बहुत अच्छा है, हम तो ऐसे लिखने वाले थे, 26 लाख रुपया दे रहा है। 26 लाख रुपया कौन दे रहा था, तो 26 लाख रुपया रॉबर्ट क्लाइव दे रहा था शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, तो इसके कारण ये आसानी से इलाहाबाद की संधि स्वीकार कर लेता है। लेकिन और इसके बाद क्या होता है, शाह आलम द्वितीय को पेंशन पर मानी कि भेज दिया जाता है, कहता है जी आप क्या कर लिए, दिल्ली का जो शासक है और करा उरा को दे दिया जाता है, 2-4 गो जो करा टुकड़ा था अवध का, उस टुकड़ा को दे देता है शाह आलम द्वितीय को। उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि सुजाउद्दौला के बीच किया जाता है,
सुजाऊ धौला। इलाहाबाद की द्वितीय संधि सुजाऊ धौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है सुजाऊ धौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, जिसमें सुजाऊ धौला को बोला जाता है जो आप कौन हिसाब से माने कि लड़ रहे थे, तो ये बतलाता है जो मेरा, ये बतलाता है जो मेरा दोस्त था इसलिए भी हम लड़ रहे थे, तो इसको माने कि 50 लाख रुपया इसको माने कि जुर्माना लगाता है। 50 लाख रुपया और यह 50 लाख रुपया दे देता है। 50 लाख ये देता है अंग्रेज को, ठीक है। ये देता है किसको है? रॉबर्ट क्लाइव को। और इसी 50 लाख में से रॉबर्ट क्लाइव 26 लाख दे देता है शाह आलम द्वितीय को, और साइन करवा लेता है बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ले लेता है, ठीक है। यह इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय के द्वारा ले लेता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और ये जुर्माना लेता है किससे? सुजाऊ धौला से 50 लाख रुपया। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हो जाती है समाप्त। इलाहाबाद की संधि को सबको लिखना है बक्सर के युद्ध में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में लागू कर दिया जाता है द्वैध शासन। क्या? द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। तो अब समझते हैं द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन प्रणाली, चलिए अब द्वैध शासन भारत में लागू कर दिया जाता है। और क्या होता है? चाहता अंग्रेज तो क्या कर लेता? अंग्रेज अगर चाहता तो संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेता, क्योंकि ये इतना जो बंगाल का हिस्सा था, इस सब बंगाल के हिस्सा पर क्या कर लिया गया था? तो कब्जा कर लिया गया था अंग्रेज के द्वारा। उसके बाद दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। पूरे दिल्ली में मुगल सल्तनत का अधिकार था, इसमें अवध का अधिकार था, लगभग पूरे संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था। लेकिन अंग्रेज ये बात कभी नहीं चाहते थे कि हम क्या करें, अकेला यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद अधिकार करें। क्योंकि आपको ये बात पता होगा जो अंग्रेज आए थे उस समय, तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने का अधिकार मिला था, केवल और केवल व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो ये जानते थे कि अगर महारानी विक्टोरिया की यह बात पता चल जाए जो अगर हम व्यापार न करें, वहाँ पर शासन कर रहे हैं, तो क्या कर दिया जाएगा? हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को रद्द कर देगा भारत में व्यापार करने से। इसलिए वो क्या किए, देखते हैं जे क्या करते हैं, हम यहाँ पर आसानी से शासन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और द्वैध शासन लागू कर देता है, जिसमें सब पावर जो मेन पावर है यही रखते हैं, लेकिन कुछ पावर को दे दिया जाता है, ठीक है। यह द्वैध शासन प्रणाली की अगर बात किया जाए, यह द्वैध शासन प्रणाली जो है, यह द्वैध शासन प्रणाली 1765 में लागू किया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू किया जाता है, ठीक है। ये भी आई है, याद रखिएगा। द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू किया जाता है, और यह द्वैध शासन प्रणाली लागू करता है भारत में लागू करता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लेकिन बात किया जाए द्वैध शासन प्रणाली के जनक, तो द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टस था। लियोनस कार्टस था, ठीक है। द्वैध शासन की प्रणाली के जनक लियोनस कार्टस था। और यह अब पहली बार द्वैध शासन प्रणाली के बारे में, द्वैध शासन के बारे में बतलाता है। और यह अपनी पुस्तक डायर्ची सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली के बारे में लियोनस कार्टस बतलाता है, यह अपनी पुस्तक डायर्ची में, ठीक है। द्वैध शासन के बारे में सबसे पहले यह बतलाता है डायर्ची नामक अपनी पुस्तक में। डायर्ची क्या है? पुस्तक। यह डायर्ची नामक पुस्तक में सबसे पहले बतलाता है द्वैध शासन के बारे में। तो यह द्वैध शासन के बारे में बतलाता क्या है? यह बतलाता है द्वैध शासन के बारे में, जब दो शासक मिल करके एक माने की सत्ता को चलाए, उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन, ठीक है। यह सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली के बारे में बतलाते हैं। ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है? जब दो शासक मिल करके, जब दो शासक साथ मिल करके एक माने सत्ता को चलाए, उसे द्वैध शासन कहते हैं। जब दो शासक मिलकर एक साथ किसी सत्ता को चल रहा है, उसे द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं।
द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली के बारे में बात किया जाए तो द्वैध शासन प्रणाली के बारे में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली के जनक किसे कहा गया है, तो जनक लियोनस कार्टस को। किसे कहा गया है, जनक लियोनस कार्टस को। और यह सबसे पहले डायर्ची नामक पुस्तक में इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में सर्वप्रथम बंगाल में लागू होता है। बंगाल में लागू किया जाता है द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में। द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू किया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली जब दो शासक मिलकर के एक साथ क्या करे, किसी सत्ता को चलाए, उसे द्वैध शासन करते हैं। और ये दो शासक मिलकर के क्या चलाना था, भारत को चलाने का सोचा। और यह द्वैध शासन प्रणाली में क्या कर रहा, रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बेटा, क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी, तो मीर जाफर के बेटा नजरुद्दीन, ठीक है, नजरुद्दीन और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर के क्या कर रहा था, द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत बंगाल में शासन कर रहा था। ठीक है, अब क्या हो गया, द्वैध शासन प्रणाली में जो प्रमुख था क्या कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव बोलता है ये नजरुद्दीन को जो हम आपको मैंने की राजा बनाएंगे बंगाल का, लेकिन क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बात मानना पड़ेगा, माने कि जो आपको देंगे वो आपका अधिकार रहेगा, और कुछ के लिए माने कि हम अपना व्यक्ति को रखेंगे। और यह रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, कुछ व्यक्ति को रखता है अपना। ठीक है, और यह क्या क्या माने कि देता है, बोलता है सैन्य जो होता है पुलिस, उस पर किसका अधिकार रहेगा, तो उसका अधिकार अंग्रेज का रहेगा। ठीक है, ये बतलाता है। और सैन्य के बाद माने कि जितना माने पुलिसकर्मी है उस पर किसका अधिकार रहेगा, तो रॉबर्ट क्लाइव को। फिर लगान वसूलने पर, लगान यानी कि टैक्स वसूलने पर, टैक्स वसूलने के लिए टैक्स कौन वसूलेगा, तो मेरा पदाधिकारी, मेरा जो पदाधिकारी रहेगा वो क्या करेगा, टैक्स को वसूलेगा। और माने और बात कहा जाता है जितना माने कि प्रमुख बात थी कौन करेगा, मेरा अधिकारी। और नजरुद्दीन को क्या बतलाया जाता है, जो आपको माने कि क्या करना पड़ेगा, तो जो शासन करने की माने कि शासन जो है, शासन आपको माने कि संभालना होगा। ठीक है, तो स्थानीय शासन जो है, स्थानीय शासन यह सौंप दिया जाता है नजरुद्दीन को। ठीक है, नजरुद्दीन को स्थानीय शासन सौंप दिया जाता है। और बोला जाता है जो आपको क्या करना है, तो आपको माने कि शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। क्या करता है, स्वास्थ्य मंत्रालय, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन लीजिए, स्थानीय शासन, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है नजरुद्दीन को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव माने अंग्रेज को देता है सैनिक शासन, जो कार्य माने कि तुम्हारे यहाँ क्या रहेगा, सैनिक रहेगा अंग्रेज का। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कहता है मेरा सैनिक रहेगा। ठीक है, और उसका खर्चा तुम देगा, जितना होगा तुमको देना पड़ेगा, लगान उसलेगा मेरा सैनिक। ठीक है, टैक्स जो है, लगान है, इस सब के राजस्व में जो प्रधानी है, इस सब क्या लगा माने कौन उसलेगा, तो मेरा। और तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय शासन करना है, और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये थी मैंने क्या सी द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली से अंग्रेज को बहुत ज़्यादा लाभ था। ठीक है, क्योंकि द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत वह बहुत अच्छा काम जो है जितना है सब कर लेता था। और ये परेशानी वाला काम किसको दे दिया, नजरुद्दीन को दे दिया। माने कि स्थानीय शासन, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ हो गया बंगाल में, उसका माने कि जिम्मेदार कौन रहेगा, नजरुद्दीन, क्योंकि स्थानीय शासन तो ही कर रहा है, तो शासन तो कर ही नहीं रहा है ये रॉबर्ट क्लाइव के कोई चमचा। ठीक है, तो ये थी द्वैध शासन प्रणाली। अगर बात की जाए द्वैध शासन प्रणाली कैसे लिखे, तो द्वैध शासन प्रणाली के बारे में लिखना होगा। द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लाया गया, जो कि 1772 तक चला था। 1772 था यह द्वैध शासन प्रणाली। कब तक चला, 1772 में। 1772 में बंगाल के अंतिम गवर्नर को माने ईमानदार को, माने करप्ट सब हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी शासन, तो ईमानदार को भेजा जाता है, माने कि बहाली किया जाता है वो माने कि वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग युवा शासक था, माने वो आकर के भारत में और क्या करता है, सबसे पहले 1772 में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त, द्वैध शासन को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो द्वैध शासन प्रणाली 1765 से लेकर के 1700 कब तक रहा था, 72 तक रहा था। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है, कौन सा करता है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग
द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है और यहीं से रेगुलेटिंग एक्ट लाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कौन लाता है? रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कौन लाता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट लाता है वारेन हेस्टिंग 1773 में, 1773 में, ठीक है। और यही रेगुलेटिंग एक्ट जो कानून है इसके अंतर्गत उसके बाद भारत में माने कि कानून बनता है और चलता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। द्वैध शासन प्रणाली के बारे में जितना कहानी है वो सब लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।